Assalamu alaikum, this is Moeed Pizada. Sunday 3rd September 2023 पाकिस्तान में दिन का अख्ताम हो चुका है। नॉर्थ अमेरिका में एक दिन का आगाज़ हो रहा है। मैं जहाँ ठहरा हूँ वहाँ से मैं कोई सुबह 6:30-7 बजे निकला था और तकरीबन 3-4 मील ट्रैवल करके डिफरेंट जगहों पे मैं एक सैंडविच प्लेस पे पहुँचा, एक स्टारबक्स में। और उसके बाद मैंने पाकिस्तान के सारे अखबार पढ़े, सारे वीलॉग देखे, ट्विटर को बहुत ज़्यादा मैंने असेस किया, सारी डेवलपमेंट्स को मैंने देखा। और इससे पहले कि उन डेवलपमेंट्स की मैं बात करूं, मुझे थोड़ा सा एहसास ये हुआ कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म दिया हो, क्योंकि मुझसे किसी ने कंप्लेन नहीं की। लेकिन मैंने वो ख़बर देखी जहां इमरान खान साहब के वकला ने प्रेस से बात करते हुए इस चीज़ को उन्होंने वजाहत की कि इमरान खान साहब ने ये मैसेज दिया है कि मेरी ना तो किसी से कोई बातचीत हो रही है, ना मेरी किसी से कोई डील हो रही है, ना मैं पाकिस्तान छोड़ के कहीं जा रहा हूँ। पाकिस्तान छोड़ के वो जाता है जिसकी बाहर कोई जायदाद हो, जिसके कोई ज़राए आमदनी हो। मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है और मैं तो जेल की इस सूरत हाल के साथ तो उसके कानून के साथ भी एडजस्ट हो गया हूँ। और मैं यहाँ पर जितने अरसे भी मुझे ठहरना पड़ा, मैं यहाँ ठहरूँगा और पाकिस्तान के लोगों की खातिर मैं अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर सकता हूँ। जब मैंने वो सारी चीज़ देखी और उस पर मैं मज़ीद भी थोड़ा सा भी कमेंट करता हूँ, तो लफ्ज़ जो डील है, मुझे उसके हिसाब से थोड़ी सी परेशानी शुरू हुई। परेशानी इसलिए शुरू हुई कि जब मैंने अपने वीलॉग के अंदर, उसकी मैं वजाहत कर रहा हूँ, मैं जो लफ्ज़ डील इस्तेमाल करता हूँ, और अब एक्चुअली डील लफ्ज़ बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज़ मैंने जब अपने पिछले वीलॉग में लफ्ज़ डील इस्तेमाल किया तो मेरा मकसद कहने का ये था कि इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है, जिसके नतीजे में वो इस वक्त उनके ऊपर 200 केसेस हैं, एक साइफ़र के फजूल केस के अंदर, नाम नहाद साजिश के केस के अंदर, वो अटक की जेल के अंदर है। मैं इसको किसी लीगल प्रोसेस का हिस्सा नहीं देखता। मेरे हिसाब से, हो सकता है बाकी सब लोगों से मेरी ओपिनियन मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरी ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है। मेरे जहन में कोई शक और शुबा नहीं है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी और उनका अटक की जेल में मुक़य्यद होना जो है, ये किसी कानूनी प्रोसेस के नतीजे में नहीं हो रहा। ये कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, इसकी कोई लीगल सेंस नहीं है। इसको अब दुनिया की किसी भी लॉफुल जुरिस्डिक्शन में, और मेरे नज़दीक बदकिस्मती से वो मुल्क जो मुझे बहुत अजीज़ है पाकिस्तान, वो बिल्कुल भी एक लीगल जुरिस्डिक्शन है ही नहीं है। और इमरान खान का जो गिरफ़्तारी है वो लीगल प्रोसेस नहीं है। इसलिए इमरान खान की गिरफ़्तारी एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और इमरान खान की रिहाई भी एक बदलती हुई सियासत के नतीजे में होगी। तो मैंने जब लफ्ज़ डील इस्तेमाल किया तो मेरा मकसद कहने का ये था कि जब पॉलिटिक्स चेंज होगी, जब पॉलिटिक्स का ऊँट किसी और करवट बैठेगा, और मेरा ये ख्याल है कि अगले चंद हफ्तों में पॉलिटिक्स का ऊँट एक और करवट बैठेगा, जब इस्टेब्लिशमेंट को अपनी एरोगेंस और अपनी इग्नोरेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ थोड़े से शगाफ होंगे और उन्हें एहसास होगा कि उनकी ऑप्शंस आगे बढ़ नहीं रही हैं, बल्कि उनकी ऑप्शंस कम होती चली जा रही हैं। और आगे जिस किस्म का बहरान खड़ा हो रहा है, उस बहरान से मुकाबला करने के लिए उन्हें इमरान खान के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। वो नेगोशिएशन ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट नेगोशिएशन हो, वो बिलवास्ता इनडायरेक्ट नेगोशिएशन हो सकती है। लेकिन मेरा एनालिसिस कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप को ऐसी नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। और मैंने जब लफ्ज़ डील का जिक्र किया तो मेरे जहन में सिर्फ ये था कि इमरान खान की रिहाई, इमरान खान का बाहर निकलना और सूरत हाल का ठीक होना जो है, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में होगा। फिर मैंने ये भी वजाहत की थी कि इमरान खान के वकला की जो काविशें हैं, जो वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जैसे अब वो कल एक बार फिर जब समाअत मुलतवी हो गई, उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी, ओपन ट्रायल की जो जो रेप्लिकेशन थी, जब उसको एडजॉर्नमेंट हो गई और जज जुल्करनैन साहब जो हैं उन्होंने उस पर फ़ैसला नहीं किया, तो अब आने वाला जो दिन है, मंडे के दिन एक बार फिर जब उसकी समाअत होगी, मैं इस लीगल प्रोसेस को भी मैं पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा देखता हूँ। ज़ाहिर है कि इमरान खान के वकला ने हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, बाकी सब लोगों ने भी अपनी जदोजहद जारी रखनी है। और ये जो पूरा का पूरी जो जदोजहद है, जो स्ट्रगल है, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। मैं इसे एक लीगल प्रोसेस नहीं देखता, इस लीगल प्रोसेस को मैं एक पॉलिटिकल प्रोसेस का कंपोनेंट देखता हूँ। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर जहाँ इमरान खान साहब ने इस चीज़ की वजाहत की कि मैंने पाकिस्तान से कहीं नहीं जाना, मुझे कोई किसी किस्म की कोई जो है मुझे इस सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने पाकिस्तान में एक नई तारीख जो है वो उन्होंने रकम कर दी, और इस्टेब्लिशमेंट के उनके हवाले से और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के हवाले से जो भी असेसमेंट थी, बिल्कुल चंद हफ्ते पहले एक बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी जो है, जिनका मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, शायद उनको एडवाइस भी कर रहे हैं,
उन्होंने मुझे कहा कि असेसमेंट ये है कि इमरान खान बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगा और जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ का फार्मूला निकल आएगा। लेकिन अब देखिए, मेरा ख्याल है दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द 29th डे ऑफ इमरान खान्स इनकार्सीरेशन। लेकिन इमरान खान के अंदर किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ की कोई सूरत हाल डेवलप नहीं हुई है। 30 दिन हो जाएंगे एक दिन में, और ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, मैंने वो कॉर्नर इसलिए छोड़ दिया सैंडविच प्लेस के बाहर के वहाँ शोर बहुत ज़्यादा था और अपनी ही बात जो है मेरे कान में नहीं पड़ रही थी, और मैं वहाँ से उठ के एक बिल्कुल क्वाइट कॉर्नर में आ गया हूँ इसी बात को मुकम्मल करने के लिए। इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है और इमरान खान को जिस तरह से ट्रीट किया गया है अटक जेल में, और जो सारी सूरत हाल आपके सामने है, इसका एक छोटा सा तकाबली जायज़ा लेना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कहते तो ये हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब की भी गिरफ़्तारी हुई थी, आसिफ अली ज़रदारी साहब की गिरफ़्तारी हुई, और भी बहुत से लोगों की बात की जाती है। बहुत से ऐसे लिबरल जो ये सब चीज़ें कहते रहे, आप देख रहे हैं कि इस वक्त वो इस इंटरिम केयर टेकर सेटअप का हिस्सा भी बन चुके हैं। ज़रा इस पर गौर कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे याद करना कि इमरान खान को जिस तरह से रखा गया है और जिस तरह से मर्दानगी से, बोल्डनेस से, पूरी जुर्रत से, मुस्तकिल मिजाजी से, इस्तकामत से इमरान खान इस सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं, उसका कोई उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इससे पहले नवाज़ शरीफ वगैरह का आपको याद है कि जब इमरान खान ने एक दफ़ा वाशिंगटन में कमेंट किया था कि मैं इनकी एयर कंडीशन उतरवा दूंगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगवाइए कि नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ की तरह के जो बाकी लोग हैं उनको जेल में किस किस्म की सहूलतें मुयसर थीं। अब हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में इमरान खान के वकला को अदालत ने, जज साहब ने इजाज़त दी, वकला ने, और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये कोई इशू नहीं था। इमरान खान के डॉक्टर और इमरान खान के वकला को इमरान खान से मुलाकात करने के लिए कितने तरद्दुद करने पड़ते हैं, कितनी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, और ये खबर बन जाती है, ये एक डेवलपमेंट होती है। ये एक डेवलपमेंट है जिसका बाकायदा ऐलान किया जाता है कि इमरान खान से मुलाकात हो गई है। जब नवाज़ शरीफ जेल में थे, 5 स्टार फैसिलिटीज़ उनके पास जेल में थी। नवाज़ शरीफ साहब जेल के अंदर बाकायदा वहाँ पे जेल की पूरी स्ट्रक्चर में भी तब्दीलियाँ कर सकते थे, कमरे बनवा सकते थे, पता नहीं क्या कुछ कर सकते थे। और नवाज़ शरीफ जो है उनके लिए डॉक्टर से मिलना, वकीलों का उनसे मिलना, उनके घर वालों का उनसे मिलना, घर का उनसे निहारी और खाना आना जो है वो कोई इशू नहीं था। सो उनकी नवाज़ शरीफ साहब की जेल में जो फैसिलिटीज़ थी वो 5 स्टार फैसिलिटीज़ थी, और इमरान खान को एक मुजरम के तौर पर जेल में रखा गया है ताकि इमरान खान का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो। लेकिन इसी बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट में आप इस खबर को समझ सकते हैं जब आपको खबर आती है कि इमरान खान ने ये मैसेज भिजवाया है कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं जेल के अंदर एडजस्टेड हूँ। आप ये भी सुनते हैं कि जेल के हुकाम ने ये कहा है कि ये प्रिजनर नंबर 804 जो है ये एक मॉडल प्रिजनर है, जिससे ना तो जेल के हुकाम को कोई शिकायत है, ना उसने कोई जेल के हुकाम के हवाले से किसी किस्म की शिकायत की है। वरना वहाँ पर जब एक रिव्यू होता है हर हफ्ते का या 15 दिन के बाद, तो वहाँ देखा जाता है कि किसको किससे क्या शिकायत है। लेकिन ये एक ऐसा, जिस तरह से ये एक मॉडल सिटीज़न था पाकिस्तान का, इसी तरह से ये पाकिस्तान का एक मॉडल प्रिजनर भी है। अच्छा, अब जेफरी रॉबर्टसन की अपॉइंटमेंट, किंग्स काउंसिल जेफरी रॉबर्टसन की जो अपॉइंटमेंट हुई डोटी स्ट्रीट चैम्बर्स की, जो ग़ालिबन ब्रिटिश पाकिस्तानी डायस्पोरास ने पैसे इकट्ठे करके उनको हायर किया ताकि इमरान खान के केस के ह्यूमन राइट डायमेंशंस को यूनाइटेड नेशन के सामने और इंटरनेशनल कोर्ट्स के सामने और इंटरनेशनल जो फोरा हैं जिनका इंसानी हकूक़ से ताल्लुक़ है, वहाँ उसको उजागर किया जा सके। अब इसके हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप कर चुकी है, और वो जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है उससे आपको पाकिस्तान का जो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट है दुनिया के साथ, उससे समझने का बहुत बेहतर मौका मिलता है। पहले PMLN ने इस्टेब्लिशमेंट के जो अपेंडेजेस हैं, उनके जो टाउट्स हैं, उन्होंने इस हवाले से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर हमला किया। बदकिस्मती से बाज़ खासे पढ़े लिखे टेलीविज़न एंकर पर्सन जिनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस हद तक रिग्रेस कर जाएंगे, इस हद तक मेंटली फॉल कर जाएंगे, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट्स किए, और इसको उन्होंने कोई बहुत बड़ा जो है इमरान खान के हवाले से कोई बहुत बड़ा जुर्म के तौर पर उन्होंने इसको प्रेजेंट किया, या मुनाफ़क़त के तौर पर उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। वो तो सब कुछ हुआ ही, उसकी काउंटर एक्सप्लेनेशन चलती रहीं। फिर ये भी खबर है कि अब तहरीक इंसाफ के वकला और तहरीक इंसाफ कह रही है कि जेफरी रॉबर्टसन को इमरान खान ने बिल्कुल हायर नहीं किया। इन दोनों चीज़ों को मिला के देखें, एक तरफ से ये हमला होना कि इमरान खान ने एक यहूदी को और एक सलमान रश्दी के पिछले वकील को, बिल्कुल इररेलेवेंट बात है, नॉनसेंसिकल बात है, कोई इसका सर पैर नहीं है। जेफरी रॉबर्टसन की उम्र को पता नहीं 70 साल से ज़्यादा, 80 साल के करीब है,
اور اس 50 برس سے زیادہ کا جو لیگل کورس ہے اس میں جیفری رابرٹسن نے دنیا کے بڑے بڑے کلائنٹس کو، جس میں جولین اسانج ہے اس کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا، دنیا کے اخبارات کو، نیو یارک ٹائمز کو، وال اسٹریٹ جرنل کو ریپرزینٹ کیا، آگسٹے پینوشے جو چلے کے ڈکٹیٹر تھے اور امریکہ کے بہت بڑے پٹھو تھے، ان کے خلاف انہوں نے کیس پریزنٹ کیے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا۔ سلمان رشدی کو بھی چند دن کہیں درمیان میں ڈیفینڈ کر لیا، وچ از ٹوٹلی امٹیریل، اور یہ 1989 کی بات ہے، اس بات کو بھی کم از کم 30 برس جو ہے وہ میرے خیال ہے 30 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ لیکن اس پہ جو بحث ہوئی ہے پاکستان میں، جس طرح سے پی ایم ایل این نے اس کو اٹھایا اپنے مقاصد کے لیے، اور جس طرح سے اس کے نتیجے میں تحریک انصاف اور ان کے وکلا ڈیفینسو پہ گئے ہیں، یہاں آپ پاکستان کے پورے معاشرتی، سیاسی، مذہبی گورننس سسٹم کا اور اس کے آئیڈیاز کا جو ڈسکنیکٹ ہے اس دنیا سے جو شرنک ہو رہی ہے، جو انٹرڈیپینڈنٹ ہے، جس کا پاکستان ایک حصہ ہے اور جس کا پاکستان بہت بری طرح سے جس میں فیل ہو رہا ہے، اس کے ڈسکنیکٹ کو آپ بہت بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں جس قسم کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس ڈیبیٹ کا دنیا کی ایمرجنگ ویلیو سسٹم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے اور اس کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف تھوڑا سا خطے پہ نظر دوڑا لیں، جس کے حوالے سے میں پرومس کرتا ہوں کہ میں ایک سیپریٹ ویلاگ کروں گا۔ ابھی میں جو پہنچوں گا گھر تو میں ایک بہت ڈیٹیل سے ایک ویلاگ کروں گا۔ 2 ڈیولپمنٹس میرے سامنے ہیں۔ ایک یہ کہ جو G20 کا سمٹ ہو رہا ہے آفیشیل طور پہ 7 سے 10 تاریخ کو ہندوستان کے اندر، اس میں 9 سے 10 تاریخ کو انٹرنیشنل لیڈرز وہاں پہ آ رہے ہیں، جس میں امریکہ کے صدر تو جو بائیڈن خیر 7 تاریخ کو وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور 7 تاریخ کو وہ اس لیے پہنچ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کے پریمیئر پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ ایک بائی لیٹرل سمٹ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی سیکرٹری ٹریجری اور کامرس جینٹ یلن بھی وہاں پہ 7 تاریخ کو پہنچ رہی ہیں۔ فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ رشیا کے پریزیڈنٹ اور چین کے پریزیڈنٹ البتہ نہیں آ رہے، دونوں کی بڑی ڈفرینٹ قسم کی وجوہات ہیں۔ لیکن یہ جو سمٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ G20 کا جو یہ سمٹ ہے، اس سے چند دن پہلے ہندوستان نے جو ساؤتھ مون کے ساؤتھ لیونر جو اس کا جو سدرن پول ہے چاند کا، وہاں پہ انہوں نے اپنی مون کرافٹ کو انہوں نے لینڈ کیا۔ اس کی پرنسپلی سمبولک امپورٹنس ہے، ایسے کوئی دنیا کی سائنس میں یا ہندوستان کی سائنس میں کوئی بہت اضافہ نہیں ہونا۔ اس کی ایک سمبولک امپورٹنس ہے، جس طرح سے 1998 کے مئی 11 میں 1998 کے جو جوہری دھماکے تھے، 5 دھماکے جو بی جے پی کی گورنمنٹ نے اس وقت آ کر کیے تھے، بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں تھی، وہ ایک الائنس گورنمنٹ تھی جسے اٹل بہاری واجپئی اس وقت لیڈ کر رہے تھے۔ وہ بھی بیسکلی ایک سمبولک ڈیکلیریشن تھا ہندوستان کا کہ ہم ایک امپورٹنٹ گلوبل پاور ہیں۔ جس طرح سے ان کی انسسٹنس ہے کہ ہندوستان کی طرف آنے والی کوئی بھی جو گلوبل لیڈرشپ ہے اس کو پاکستان یا بنگلہ دیش میں نہیں رکنا چاہیے، اور جو اولڈ فارمولیشن تھی انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کی، اس کو انہوں نے بریک کر دیا۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس وقت پاکستان کے ریجن کے اندر ہو رہی ہے، اور اسی حوالے سے ایک انٹرویو دیا ہے نریندر مودی نے، جس انٹرویو میں انہوں نے دنیا کو یہ بابر کروایا ہے کہ دنیا کا جو پورا یونائٹڈ نیشن کا فریم ورک ہے یہ مڈ 20th سینچری کی تھنکنگ ہے، اور یہ اس وقت گلوبل ایسپریشنز کو، گلوبل پاپولیشنز کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ اور نریندر مودی G20 کے اس سمٹ میں کلیئرلی ایک بہت پاورفل کیس بنا رہے ہیں ہندوستان کو پرماننٹ سیٹ یونائٹڈ نیشن کی دلوانے کے لیے، اور اس میں افریقن یونین کی گروپ سیٹ کا بھی انہوں نے حمایت کر دی۔ اب یہ یونائٹڈ نیشن کی ایکسپینشن ڈیو ہے، سیکیورٹی کاؤنسل کی ایکسپینشن ہوگی ہی ہوگی، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ بہت دیر تک رک سکتی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے جس کے تعلقات جو ہیں ہندوستان کے ساتھ استوار نہیں ہو سکے، ٹھیک نہیں ہو سکے، اور پرنسپلی اگر نہیں ٹھیک ہو سکے تو پاکستان کی گیرزن مینٹالٹی اور اس کی جو ایک لمیٹڈ تھنکنگ تھی اس کی وجہ سے نہیں ہو سکے۔ اب یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نیا چیلنج ہوگا کہ ایک ایسا ہندوستان جس کے ساتھ پاکستان انگیج نہیں ہو سکا، ڈیل نہیں کر سکا، دیکھیں یہاں پہ ڈیل کا بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ مطلب آ جاتا ہے، ڈیل نہیں کر سکا، وہ ہندوستان سونر اور لیٹر اقوام متحدہ کا سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک پرماننٹ ممبر بن جائے گا، اور اس کا کیس اس لحاظ سے بھی بہت اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اس کی جو انڈسٹریل پروگرس ہے، اس کی جو مینوفیکچرنگ پروگرس ہے، اور اس کی پاپولیشن دنیا میں نمبر 1 ہے، اس کی اکانومی دنیا میں اس وقت 4th ہے میرا خیال ہے، لارجسٹ ہے، برٹن کو وہ سرپاس کر چکے ہوئے ہیں۔ پہلی امریکہ کی ہے، دوسری جو ہے وہ چائنا کی ہے، 3rd جاپان کی ہے، 4th انڈیا کی ہے، 5th اس کے بعد کہیں UK اور جرمنی وغیرہ جو ہے اسٹیج کے اوپر آ رہے ہیں، میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ تو یہ وہ نئے چیلنجز ہیں جو اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ جس کو میں جوڑوں گا اپنے اگلے ویلاگ کے اندر، امریکہ کی ڈپٹی اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں
साउथ एशियन अफेयर्स के लिए एलिज़ाबेथ हॉर्स, उन्होंने 30 या 31 अगस्त को पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा को उन्होंने इंगेज किया। ये एक नॉन मीडिया इंगेजमेंट थी, इसको मीडिया में रिपोर्ट नहीं करना था, लेकिन उसकी तमाम तफसीलात जो है वो हमारे सामने आ चुकी हुई हैं। और अब तो इनडायरेक्ट तरीके से अनवर इकबाल साहब ने उसके ऊपर डॉन में एक स्टोरी भी लिखी। मेरे पास उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि एलिज़ाबेथ हॉर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा को जो इंगेज किया है और जो कुछ उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में जो कुछ उन्होंने कहा है, उसमें उनका बुनियादी मकसद क्या था, क्या उन्होंने कहा है और उससे हम क्या मतलब जो है अख़ज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के प्रेजेंट रजीम के हवाले से। अपने आप को तो उन्होंने खैर बहुत डिफेंड किया, लेकिन एक चीज़ उसमें जो खासी नाकाबिल तरदीद किस्म की है, जिसको अब छुटलाया नहीं जा सकता, कि पाकिस्तान का जो प्रेजेंट रजीम है वो अमेरिका की सपोर्ट के बगैर उसका सर्वाइवल इतनी देर तक मुमकिन नहीं था। बाकी सब चीज़ों को अगर आप छोड़ दें तो जिस तरह से एक ऐसे रजीम को जिसका IMF की जो भी उनको डील मिली है IMF की 9 मंथ्स की, ये मिल ही नहीं सकती थी। IMF के कई ऑफिशियल से मेरी यहाँ पे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कई महीने पहले भी ये कहा था कि अगर प्योरली इकनॉमिक टर्म्स के ऊपर आप इसको देखेंगे तो पाकिस्तान को IMF का ये पैकेज जो 9 मंथ का मिला है ये नहीं मिल सकता। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये मिलेगा तो ये पॉलिटिकल ये एक डील होगी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे मिलेगा। जिस तरह से मैं आपको ये कहता हूँ कि इमरान खान की रिहाई जब भी होगी वो किसी लीगल प्रोसेस के नतीजे में नहीं होगी, लीगल मेरिट पे नहीं होगी, बिकॉज केस लीगल केस बेसिस पे बना भी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में ही उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी। इसी तरह से पाकिस्तान को जो IMF की डील मिली है वो इकनॉमिक कंडीशनैलिटीज़ पे बिल्कुल नहीं मिली। और इस डील के बाद से भी अपेरेंटली जबकि ये लगता था, ख्याल ये था कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी, उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप इंक्रीजिंगली देख रहे हैं कि वो सिचुएशन जो है वो स्टेबलाइज़ नहीं हो रही, और इसको भी मैं तफसील से अपने अगले वीलॉग के अंदर डिस्कस करूँगा। अभी देखता हूँ 1-2 और पॉइंट्स। अच्छा, मैं आई विल प्रॉब्ली वॉक बैक, मुझे लगेंगे तकरीबन 1 घंटे की वॉक लगेगी। मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूँ कि मैं तकरीबन बहुत तेज़ वॉक करता हूँ, आम मेरा ख्याल बाकी लोगों के मुकाबले में तेज़ वॉक करता हूँ। मैं 15 से 16 मिनट में 1 मील वॉक करता हूँ विदाउट रनिंग। अगर मैं रनिंग करूँ तो फिर मैं थोड़ा सा इन बिटवीन रनिंग कर लूँ तो 14 मिनट या उससे कम पे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन 15 से 16 मिनट या 16 मिनट चंद सेकंड में मैं 1 मील वॉक करता हूँ। तो मैं यहाँ से तकरीबन 3-4 मील दूर वॉक करके वहाँ पहुँचूँगा जहाँ मैं आजकल ठहरा हुआ हूँ, और आई एम नॉट एट माई बेस स्टेशन। और फिर मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल्ड वीलॉग करूँगा। G20 के समिट की इम्पोर्टेंस क्या है स्टेज पे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट किस तरह से मुतासर होते हैं, हिंदुस्तान की रीजनल पोजीशन क्या है, गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है वो क्यों तशवीशनाक है बावजूद तमाम तर गवर्नमेंट के डिस्क्लेमर्स और एक्सप्लेनेशंस के, और इमरान खान के साथ क्यों बिलाखर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डील करनी पड़ेगी अपने इंटरेस्ट में, अपने लार्जर इंटरेस्ट में, क्योंकि स्टेज के ऊपर शायद वो अभी तक इसको नहीं समझ पा रहे। और जो तमाम हमारे सामने अब तक ख़बरें आ रही हैं वो यही है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को जो देना चाहते थे तारीख़ 9 नवंबर से पहले, 9 नवंबर 2023 से पहले आम इंतखाबात की, उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और DGI ने मजबूर किया है, उनको वार्न किया है, उनको रोक दिया है, उन पर प्रेशर डाला है कि आप ऐसी तारीख़ ना दें। लेकिन इन रिटर्न यहाँ पर क्विड प्रो को क्या है, मैं ये सोचता हूँ कि क्या सिर्फ सिंगल थ्रेट लगाना ही डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात करने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और DGI सिर्फ धमकी लगाने के लिए गए मुलाकात की, या वो उनके ज़रिए कोई एक पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ लेवरेज या एंगेजमेंट भी चाहते हैं, कि मुझे पता नहीं है, इसका किसी को भी ठीक तरह से नहीं पता। बहुत से लोग बहुत से दावे कर देते हैं। जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं अल्टीमेटली और जो हमें नज़र आती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज क्लेम्स जो बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कर देते हैं, बहुत से लोग सोर्सेस को साइट करके कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको इमरान खान को एंगेज किए बगैर कोई गुजारा उनका नहीं। वो अभी तक इसको समझ नहीं पा रहे, ये एक अलग इशू है। मैंने एक दिन पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब एक गैरिजन मेंटालिटी होती है तो उसके अंदर सोच बड़ी नैरो हो जाती है। और पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा पाकिस्तान को जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो अनडूइंग हुई है पाकिस्तानी स्टेट की, जिसका तमाम तर हशर हम देख रहे हैं इस वक्त अपनी आंखों के सामने, हम अनफोल्ड होते देते हैं सूरत हाल को। इसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान में चूँकि एक गैरिजन स्टेट बन गई, पाकिस्तान में एक मिलिट्री थिंकिंग जिसकी बड़ी ज़रूरत है ख़ास जगहों के ऊपर, लेकिन जब उसने पूरी कौम के दिलो दिमाग के ऊपर एक मिलिट्री थिंकिंग ने कब्ज़ा कर लिया तो पाकिस्तान की सोचने समझने की सलाहियतें जो हैं वो लिमिटेड हो गई, जिसका कि नतीजा हम स्टेज के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन अभी भी आई डोंट नो व्हेन एस्टैब्लिशमेंट विल अंडरस्टैंड दिस, लेकिन इमरान खान के साथ नेगोशिएट किए बगैर पाकिस्तान की सिचुएशन को कोई बेहतर रास्ता आगे का नहीं मिल सकता। लेट अस टॉक मोर अबाउट दैट। थैंक यू।